नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि पर्यावरण के बारे में। और पर्यावरण में सबसे पहली बात आती है इकोसिस्टम की, जिसको हम हिंदी में कहेंगे पारितंत्र। आप जानते हैं कि शायद पृथ्वी सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है, और पृथ्वी का वह भाग जो जीवन को बनाए रखता है वो है जैवमंडल। और ये जैवमंडल की अति विशालता के कारण इसका एक ही भाग में अध्ययन करना बहुत डिफिकल्ट है, और इसीलिए ये जैवमंडल के अलग अलग भागों में इसका अध्ययन करना जरूरी है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी पारितंत्र। अभी जो भी आप अलग अलग उदाहरण लेंगे तो वो सबसे ज्यादा पारितंत्र के कंपोनेंट ही रहेंगे। ये अलग अलग कुछ ना कुछ घटकों में ये आपको दिखाई देते हैं। प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय अगर एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में अनन्य क्रिया करते हैं, इसको हम पारितंत्र कहते हैं, यानी कि इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में अलग अलग जीव रहते हैं, और ये अलग अलग जीव एक साथ रह के और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और उसका एक पूरा सिस्टम बन जाता है जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम की ये जो डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है, ये 1935 में एजी टेंसले ने बनाई थी। और उन्हीं के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसको हम बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है? ये है बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। क्योंकि इकोसिस्टम पहले ही हमने देखा है कि ये पूरा ग्रुप है, ये कम्युनिटी है, जहां पे जैविक अजैविक घटक रहते हैं। तो जिसमें अभी जैविक घटक जो है उसमें हम जो बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, जो अलग अलग छोटे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, जो कुछ फल उत्पादित करते हैं, कुछ अन्न का उत्पादन करते हैं, इसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, यानी कि उत्पादक। और कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता। तो जो भी उत्पादन होता है प्रोड्यूसर से, वो अलग अलग पौधे अगर हम खाते हैं, या फिर उसके फल खाते हैं, या फिर उसके अलग अलग डेरिवेटिव्स जो रहते हैं, अलग अलग घटकों में उसको अगर लिया जाता है, या फिर उस पे कुछ प्रक्रिया करके हम उसको खाते हैं, तो जो खाने वाले घटक है उसको हम उपभोक्ता या कंज्यूमर्स कहते हैं। तो इसमें जंतु भी रहते हैं, और जो डिकम्पोजर है, ये डिकम्पोजर यानी कि अपघटक। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स हम जिसको कहते हैं, या सूक्ष्म जीव, वही काम करते हैं। तो जो भी प्राणी या यहाँ पे जंतु रहेंगे, उसका अगर विघटन करना है तो ये सूक्ष्म जीव काम करते हैं, यानी कि डिकम्पोजिंग करते हैं। तो डिकम्पोजिंग यानी कि जो भी बॉडीज रहेंगी, या फिर जो एनिमल्स रहेंगे, उसका अगर यहाँ पे डेथ होता है
तो उसका विघटन करना ये माइक्रोब्स का यानी ये सूक्ष्मजीव का काम है। तो यहाँ पे ये प्रोड्यूस करते हैं, ये खाते हैं, और ये जो भी बचा हुआ है या फिर जो बॉडीज है उसका डिकम्पोजिशन करते हैं। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स है, यानी कि जैविक घटक। अगर इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें अलग अलग उदाहरण भी है। जैसे ये अभी कंज्यूमर्स, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, या इसको अलग अलग फैक्टर्स में या अलग अलग घटकों में भी विभाजित किया जा सकता है, जिसको अभी हम प्रोड्यूसर में हमको मालूम है कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, प्रकाश संश्लेषण, उसमें ये प्रोडक्शन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें यूज होता है, सनलाइट उसमें यूज होता है, और उसके बाद ये प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में जो कंज्यूमर्स हैं, तो ये कंज्यूमर्स अलग अलग जीव जंतु हो सकते हैं, जो ये कुछ शायद शाकाहारी या मांसाहारी हो सकते हैं। और उसके बाद में जो भी बचा कुचा है, जो स्पेशली हम बात करेंगे मृतकोशी यानी कि डेथ या बॉडीज जो रहेगी, उसका विघटन अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको जीवाणु या बैक्टीरिया की जरूरत रहेगी। अभी ये जो अलग अलग इसमें कुछ चक्र चलते रहते हैं, अलग अलग कुछ प्रोडक्शन होता रहता है, अलग अलग कंजम्पशन होता रहता है या डिकम्पोजिशन होता रहता है। तो ये अलग अलग इकोसिस्टम की फंक्शनिंग है, जिसको अलग अलग घटनाओं में भी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कुछ इकोसिस्टम नेचुरल रहेगी, कुछ इकोसिस्टम आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो अगर नेचुरल इकोसिस्टम की अगर बात करेंगे हम, तो अगर कुछ तालाब है या कुछ जंगल है या नदियां हैं, इसका अगर हम उदाहरण लेंगे तो उसके आसपास कुछ ना कुछ प्लांट्स रहेंगे, कुछ ना कुछ पेड़ पौधे रहेंगे, और वो कुछ ना कुछ वहां पे प्रोडक्शन करेंगे। तो वहां पे अगर सूर्य प्रकाश है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका यूज करके ये प्लांट्स या जो ट्रीज है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से वहां पे कुछ अन्न तैयार करेंगे, और उसके बाद में वहां पे कंजम्पशन के लिए वो कंज्यूमर्स रहेंगे, और उसके बाद में जो मृत पोषी रहेंगे उसको डिकम्पोज। तो ये अलग अलग नेचुरल इकोसिस्टम जिसको हम बोलेंगे प्राकृतिक पारितंत्र, यहाँ पे अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियल भी होंगे। जैसे अभी अगर हम देखेंगे तो खेत, तो हम फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, या फिर वहां पे जो अभी एक्वाकल्चर तालाब रहते हैं, एक्वाकल्चर लेक्स रहते हैं, ये लेक्स भी हमने बनाए हैं, मानव निर्मित है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग उदाहरण है जहां पे ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर, बायोटिक कंपोनेंट्स या फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स भी वहां पे हो सकते हैं। अभी ये जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है, अबायोटिक कंपोनेंट्स में यानी कि अजैविक घटक, तो इसमें अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं, जैसे अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मटेरियल, या ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि कार्बनिक पदार्थ। तो इसमें कार्बनिक पदार्थ यानी कि जहां पे हाइड्रोकार्बन्स की बात आती है, कार्बन कंपोनेंट्स की बात आती है, और अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक मटेरियल जो ऑक्सीजन हो सकता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। तो ये पानी में घुल सकते हैं, तो ऐसे कुछ पदार्थ है, या फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो अबायोटिक कंपोनेंट्स के अलग अलग उदाहरण है। अगर आप कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो उसमें कुछ एसिड्स हो सकते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स, अमीनो अम्ल, या ह्यूमिक एसिड्स। ये मृत पौधों और जंतुओं के
अपघटित उत्पाद है, यानी कि जो डिकम्पोजिशन होता है डिकम्पोजर के थ्रू, तो डिकम्पोजिशन के टाइम ये एसिड्स अलग अलग तैयार हो सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म में ये अबायोटिक यानी अजैविक घटक के अलग अलग उदाहरण हैं। अगर हम इसमें देखेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट्स में जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिसके एग्जांपल मैंने पहले बताए कि कुछ प्लांट्स या कुछ पौधे या और अलगी, यहाँ पे जो लेक्स है, रिवर्स है, ये जो वाटर बॉडीज जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे अलगी तैयार होते हैं और ये अलगी कोई कंज्यूम करता है और उसके बाद में फिर वहां पे डिकम्पोजर भी हो सकते हैं। तो कंज्यूमर्स में जैसे हमको मालूम है कुछ शाकाहारी प्राणी है, कुछ मांसाहारी प्राणी है और कुछ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भी है। जैसे यहाँ पे हम उसको कंज्यूमर्स को बोलते हैं हर्बियोर्स, कार्नियोर्स या ओमनियोर्स एंड पैरासाइट्स। तो ये अलग अलग उदाहरण है जो कंज्यूमर्स में हो सकते हैं और उसमें हमने पहले भी बात की थी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स भी होंगे। तो उसका जब हम उदाहरण लेंगे वहां पे आपको और ज्यादा से पता चलेगा। उसके बाद में जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है, वो अबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने बताया था कि इसमें केमिकल या फिजिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो केमिकल फिजिकल एलिमेंट्स में अलग अलग उदाहरण भी होंगे, जैसे हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सिस्टम्स के पार्ट्स रहेंगे जो शायद एयर या हवा, टेम्परेचर या तापमान, ये अलग अलग उदाहरण है जिसमें कुछ ना कुछ फिजिकल एलिमेंट भी हो सकते हैं, कुछ केमिकल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हमको पता चलता है ये बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जैविक और अजैविक घटक में ये इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र विभाजित किया जा सकता है। अगर हम इसमें एक उदाहरण लेंगे तो ये उदाहरण से आपको पता चलेगा कि ये इकोसिस्टम एक्चुअली कैसा हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है फूड चेन का। तो ये फूड चेन के भी अलग अलग एग्जांपल है, उसमें से सिर्फ मैंने एक बताया है। जैसे अभी हमने बात की थी कि इकोसिस्टम में बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट रहते हैं और बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर रहते हैं। तो जो वातावरण में या पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और अगर सनलाइट रहता है तो यहाँ पे ये जो पेड़ या पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स सनलाइट, सिंथेसिस यानी प्रक्रिया, तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से हम यहाँ पे फूड बना सकते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑलरेडी पर्यावरण में प्राप्त रहता है और वहां पे अगर सनलाइट रहता है, सूर्य प्रकाश रहता है, तो जो पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे ये सनलाइट और CO2 की वजह से यहाँ पे फूड बना सकते हैं, यानी कि अन्न बना सकते हैं। अभी जो भी अन्न यहाँ पे बन जाता है तो ये अन्न जो है ये खाने वाले कुछ कीटक रहते हैं, तो जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है ग्रास हॉपर का। तो ऐसे अलग अलग और बहुत सारे कीटक यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बताया है। तो ये ग्रास हॉपर ये जो अन्न बनाया है इसको खाएगा और ये जो ग्रास हॉपर है इसको खाने वाला ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, फ्रॉग यानी कि मेंढक। तो ये ग्रास हॉपर अभी ये ग्रास खा रहा है और ये जो फ्रॉग है मेंढक ये ग्रास हॉपर को खा रहा है। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो ये
फ्रॉग को खाने वाले भी कुछ एनिमल्स हैं। तो जैसे यहाँ पे स्नेक बताया गया है, जिसको हम बोलेंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। और ये टर्शरी कंज्यूमर को खाने वाले भी कुछ एनिमल्स हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आउल बताया है, तो ये फाइनल कंज्यूमर्स हैं। तो ये अभी इसको खाने वाले हैं। तो ये अलग अलग प्राणी है। जैसे हमने पहले बताया, तो कुछ शाकाहारी है, कुछ मांसाहारी है, कुछ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भी रहते हैं। अगर ये सब फूड चेन जब होती है, तो इसके बाद में ये जब और या कोई भी एनिमल रहेगा, इसकी अगर मौत हो जाती है, तो उसके बाद में ये मृतावस्था में जो बॉडी रहेगी, तो ये बॉडी का डिकम्पोजिशन होना चाहिए नेचुरली, यानी कि प्राकृतिक। तो ये नेचुरल डिकम्पोजिशन करने के लिए माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे रहते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजर्स। तो जो भी ये एनिमल्स रहेंगे, चाहे वो ऑल रहो या दूसरा कोई एनिमल्स, तो ये अलग अलग फूड चेन्स में आपको अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स के एग्जांपल मिलेंगे। तो जो भी फाइनल कंज्यूमर रहेगा, वो फाइनल कंज्यूमर की जो बॉडी है, डेथ होने के बाद वो डिकम्पोजिशन करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसको हम डिकम्पोजर कहेंगे। और जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में एक्चुअली यहाँ पे मीथेन या कुछ गैसेस भी तैयार हो जाते हैं। उसके अलावा ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस में कुछ अलग अलग फैक्टर्स या कंपोनेंट्स आते हैं, जिसको हम एनपीके फैक्टर्स कहते हैं, यानी कि नेचुरल फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम जैसे अलग अलग पदार्थ यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। और जिसकी वजह से ये नेचुरल फर्टिलाइजर यहाँ पे अगर रहेगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो प्लांट्स रहेंगे, ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ये एनपीके फॉर्म में फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजर अगर यहाँ पे मिलेगा, वहां पे अगर सनलाइट रहेगा, पानी रहेगा, तो ये प्लांट का ग्रोथ होगा। और ये प्लांट का जब ग्रोथ होगा, तो ये अलग अलग वापस से अन्न बनाएगा। तो ये इसको हम चेन कहते हैं। तो ये डिकम्पोजर के बाद वापस से प्रोड्यूस कर हम जा रहे हैं, और ये कंटिन्यूअस चेन ऐसा ही चलता रहेगा। अगर इसमें किसी कंपोनेंट को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे, जैसे अगर हमने अभी ये टर्शरी कंज्यूमर है स्नेक, तो स्नेक को अगर हमने नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियली अगर लोगों ने कुछ ज्यादा ही स्नेक को मार दिया, तो ये यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर कम हो जाएंगे। अगर टर्शरी कंज्यूमर कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे फ्रॉक्स की संख्या बढ़ जाएगी। अगर फ्रॉक्स की संख्या बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से उसको ग्रास हॉपर नहीं मिलेंगे। तो ये सब फूड चेन जो है, वो डिस्टर्ब होते जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये संख्या बढ़ेगी, फिर ये संख्या कम हो जाएंगी, फिर यहाँ पे ये प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ग्रास हॉपर कम हो गए। तो ये सब अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये फूड चेन में अगर एक भी फैक्टर कोई डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से फूड चेन डिस्टर्ब होगी। यानी कि ये एक एग्जांपल है इकोसिस्टम का। तो आपके इकोसिस्टम में कोई भी कंपोनेंट अगर डिस्टर्ब होता है, तो वो पूरा इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी वजह से एनवायरमेंट पढ़ने के पहले सबसे पहले हमको इकोसिस्टम पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से आपको पता चले कि इकोसिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है, वो चाहे बायोटिक या अबायोटिक कंपोनेंट्स, उसके उदाहरण क्या है, और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग आपको उदाहरण मैंने दिया है, जिसकी वजह से शायद अभी आपको पता चल गया होगा कि इकोसिस्टम क्या है। थैंक यू।